नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिफन शर्मा। न्यूज रूम लाइव में हम ताबड़तोड़ खबरें आपके सामने रखेंगे, संसद से जुड़ी और सड़कों पर क्या हो रहा है, सियासत में, सियासत की गलियों में क्या कुछ खास हो रहा है और देश दुनिया में इस वक्त कूटनीतिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर जियोपॉलिटिक्स में क्या उथल पुथल देखने को मिल रही है, ये तमाम खबरें एक एक कर बताएंगे और साथ ही साथ प्रदूषण से लेकर मौसम तक हर छोटी बड़ी खबर आपके सामने होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। शुरुआत इस वक्त कुछ मुख्य हेडलाइंस के साथ, मुख्य खबरों के साथ करेंगे। तो आज की पहली बड़ी खबर रहेगी, संसद में आज फिर हंगामे के आसार है। हालांकि 11 बज चुके हैं और संसद की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आज फिर हंगामा हो सकता है। बिल्कुल, इसी बीच में बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां पर मथुरा में एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा पेश आया और काफी ज्यादा दुखद यह है कि 6 लोगों की इसके अंदर मृत्यु भी हुई है। इधर बात उधमपुर की करेंगे। उधमपुर एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ है। ये एसओजी का जवान बताया गया है जो शहीद हुआ है। ऑपरेशन कल देर रात को रोक दिया गया था। अब इंतजार है कि कब तक इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा और जो बचे हुए आतंकवादी हैं उनको मार गिराया जाएगा। बिल्कुल, इसी बीच बात होगी जहां पर जम्मू कश्मीर में सीआईके की कार्रवाई लगातार जारी है और कश्मीर डिवीजन में अलग अलग ऐसी जगहें हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट है, आपको बताएंगे। लूथरा ब्रदर्स की कहानी। लूथरा ब्रदर्स का नाम आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहे होंगे। आज लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाएगा। गोवा में अग्निकांड के पीछे ये आरोपी माने गए हैं और इन्हीं का ये क्लब वहां पर था। इन्हें आज भारत लाया जा रहा है और भारत लाने के बाद अब न्यायिक प्रक्रिया इनके ऊपर शुरू हो सकती है। तो चलिए फिलहाल शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बताना चाहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत मिली है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और आपको बता दें इसके लिए पहले एक तारीख तय की गई थी, लेकिन आज इस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। ईडी की चार्जशीट पर नेशनल हेराल्ड केस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर संज्ञान नहीं लेंगे। जो ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किया था, चार्जशीट दाखिल की गई थी, उस पर यह बड़ा फैसला। शिफन, हम लगातार इस नेशनल हेराल्ड पर बात कर रहे थे और ये लग रहा था कि कांग्रेस के लिए या गांधी परिवार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, लेकिन इस फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसे संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। तो बिल्कुल आपको बता दें, ये जहां पर लगातार इस केस को लेकर गांधी परिवार जो है वो सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन इसी बीच में अब बड़ी राहत कहीं ना कहीं गांधी परिवार के लिए ज़रूर है और राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई करने से जो है वो इनकार किया गया है। फिलहाल ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई से दिल्ली कोर्ट ने भी इनकार किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, वहां पर दिल्ली की अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर कि अब राहत कहीं ना कहीं गांधी परिवार को जरूर इसकी वजह से मिली है। और इसी बीच में ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब कहीं ना कहीं राजनीति जो है और ज़्यादा इस पर गर्मा सकती है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और इस फैसले में गांधी परिवार को राहत मिल गई है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया और साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि एफआईआर की कॉपी जो है वो सोनिया गांधी को नहीं मिलेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और लगातार इसको लेकर अपडेट एक के बाद एक निकलकर सामने आए, जहां पर हम भी आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये जानकारी साझा करते रहे। लेकिन अब ये बहुत बड़ी राहत गांधी परिवार के लिए ज़रूर है, क्योंकि ईडी की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी और अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। देखिए, बड़ी इसमें कांग्रेस के लिए ये बड़ी कानूनी रूप से जीत कहा जा रहा है और इसका राजनीतिक प्रभाव भी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि माना जा रहा था कि ईडी की तरफ से जो आरोप तय किए गए हैं वो आरोप अगर सिद्ध होते हैं या कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है तो कोर्ट जरूर इस पर कार्रवाई करेगा, फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल वो होते हुए नहीं देखा गया। नेशनल हेराल्ड मामले का ये पूरा मामला इनसे जुड़ा हुआ है। गांधी परिवार को इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया था। हालांकि इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि बिना एफआईआर के हम इस पर संज्ञान नहीं ले सकते, ये कानूनी वैध नहीं है। और अब ईडी की तरफ से क्या अगला कदम होगा ये देखना होगा। ताबिश कमाल है हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। ताबिश, नेशनल हेराल्ड मामला एक समय ऐसा लग रहा था
कि एक बहुत बड़े गले की फांस बन जाएगी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के हाईकमान के लिए और गांधी परिवार के लिए। राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया था, लेकिन ये कोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार करना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए शीतल, सबसे पहले इसकी टेक्निकल चीज को समझिए। ईडी हाँ। की तरफ से कहा गया है कि इस पर हम संज्ञान नहीं ले सकते हैं, और उसका जो कारण अब बताया गया है वो ये है कि देखिए, जब कोई एजेंसी किसी तरह की कोई जांच करती है तो सबसे पहले एजेंसी को यानी ईडी को अपने पास एफआईआर दर्ज करनी होती है। देखिए, ये पूरा मामला सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं उनकी कंप्लेंट पर शुरू हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट की थी इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया था। कोर्ट से इस मामले को ईडी ने अपने आप टेक ओवर किया था, यानी कोई ईडी के पास कोई लिखित शिकायत नहीं गई थी। इसका टेक्निकल पॉइंट समझने की जरूरत है। देखिए, ये कानून है कि अगर ईडी अपने आप से पहले कोई केस दर्ज करती है तो उस पर आगे कोर्ट संज्ञान लेता है, लेकिन चूंकि ये पूरा मामला एक प्राइवेट मामला है, ये कोई सरकारी एफआईआर इस पर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि सबसे पहले ईसीआर में आपको एफआईआर दर्ज करना होगा, उसके बाद आप इस मामले को उठा सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि ईडी अगर चाहती है तो आगे इस पर जांच कर सकती है, लेकिन इस पर कोर्ट जब तक संज्ञान नहीं ले सकता जब तक ईडी अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर देती है। ये एक टेक्निकल बड़ी चीज है जिसका कहीं ना कहीं फायदा गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिला है। अब यही बात लगातार कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो कह रहे थे कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब वही बात अब कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने जो ये राहत दी है, इससे कहीं ना कहीं एक बात कांग्रेस के लिए साफ हुई है कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही थी अब वो अपने आरोपों को बहुत प्रमुखता के साथ उठाएगी, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल चीज हुई है। जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ईडी ने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी तो इस पर कोर्ट संज्ञान ले ही नहीं सकता है। ये संवैधानिक कानून की प्रक्रिया है। अब ऐसे में चूंकि ये टेक्निकल चीज है, उसका फायदा कहीं ना कहीं शीतल ये कांग्रेस या गांधी परिवार को मिला है। बिल्कुल ताबिश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ईडी एक जांच एजेंसी है और कानून के दायरे में रहकर काम करती है, लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम करती है, लेकिन एफआईआर दर्ज ना होना, ये पहले से इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया था ईडी की तरफ से, या इस बात को अपने प्रोसेस में क्यों नहीं रखा गया था? देखिए, यहाँ पर ये ईडी ने इस केस को खुद कोर्ट से टेक ओवर किया था, यानी ईडी ने इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान लिया था। जब कोर्ट से खुद इस मामले पर संज्ञान लिया गया था उस वक्त ये टेक्निकल चीज थी जिसको ईडी ने शायद ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है कि ये इस तरह की कोई जानकारी ना हो कि संवैधानिक प्रक्रिया इस तरह की है। तो ऐसे में क्योंकि अब ये पूरा मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है, इस मामले को लेकर के आज सुनवाई हो रही थी। जब कोर्ट ने इस पर इनकार किया कि इस पर हम सुनवाई कर ही नहीं सकते क्योंकि ये जो मामला है ये ईडी की तरफ से तो एफआईआर इसमें दर्ज किया ही नहीं गया है, बल्कि एक प्राइवेट जो याचिका थी उस पर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये कोर्ट से आपने अपने आप टेक ओवर किया है। तो ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि ऐसा कोई भी मामला जो सरकारी एजेंसी जिस पर खुद से एफआईआर दर्ज नहीं करती, खास तौर से ईडी खुद से अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो कोर्ट संज्ञान उसका नहीं ले सकता है, उसको सुन ही नहीं सकते हैं। ये तो टेक्निकल चीज है। उस पर अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसका फायदा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिला है। और अब चूंकि ये पूरा मामला बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, लगातार इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को, सोनिया गांधी, गांधी परिवार को भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेता लगातार घेरते रहे। यानी कांग्रेस का जो विपक्ष है, जितना भी कांग्रेस पार्टी का विपक्षी दल है, जितने भी दल हैं, वो लगातार इनको घेरते रहे कि ईडी के पास मामला है, कोर्ट में मामला है। लेकिन चूंकि अब ये चीज इतनी बड़ी चीज हो गई है, अब जो आरोप पहले लगते थे कहीं ना कहीं वही आरोप अब कांग्रेस पार्टी पलटवार कर रही है। कुछ देर पहले पवन खेड़ा का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये मामला खुद दबाव में ईडी से उठवाया गया है, और जबकि इसकी पूरी टेक्निकल तैयारी नहीं की गई थी और जबरदस्ती कहीं ना कहीं गांधी परिवार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। तो शीतल, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कमी रही है, टेक्निकल कमी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने इसे संज्ञान लेने से इनकार किया है, ये ईडी के कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रही है। ये कहा जाए कि आपने खुद सुब्रमण्यम स्वामी की जो कंप्लेंट थी उस पूरे मामले को आपने खुद टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे में आप जब तक खुद से एफआईआर दर्ज नहीं कर देते, जब से आप खुद तक कोई केस नहीं उठा लेते, तो उस मामले को कोर्ट सुन ही नहीं सकता। तो ये इतनी बड़ी कहीं ना कहीं टेक्निकल कमी हुई है। अब इसका फायदा कहा जाए तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। ताबिश, छोटा जवाब, क्या इस प्रोसेस को, इस कड़ी को कमजोर कर रहा है ये फैसला?
अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा है और इस प्रोसेस में जो खामियां रही हैं, चूंकि कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनने से इनकार किया और उसकी टेक्निकल चीज भी बताई कि एसीआर पर एफआईआर दर्ज होनी ये बेहद जरूरी है। तो ऐसे में जब आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और खुद से कोई केस उठा लेंगे तो ये टेक्निकल कमी रहेगी और इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा और ईडी को झटका रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिश, ये तमाम जानकारी के लिए। ताबिश कमाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने ये जानकारी दी है। हालांकि तकनीकी रूप से देखा जाए तो इसमें कुछ खामियां हैं। ईडी की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करनी है, उसके बाद ही इसको संज्ञान में लिया जा सकता है, लेकिन ये इस पूरी प्रक्रिया में एक कमजोर कड़ी साबित हो रही है जिसका सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी उस बिल की जो आज पेश होने वाला है जिस पर हंगामा हो सकता है। मनरेगा अब विकसित भारत जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। ये वो मनरेगा जो हर शख्स तक, हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचता है, इसका लाभ पहुंचता है और मनरेगा के जरिए डेवलपमेंट भी होती है और साथ साथ उनका रोजगार, उनकी आजीविका भी चलती है। लेकिन इसे बदलने का निर्णय सरकार की तरफ से इस बिल के जरिए किया गया है। संसद में ये पेश किया जाएगा बिल और आज भी इस बिल के बाद पेश होने के बाद हंगामे होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि जहां पर संसद में ये बिल पेश किया जाएगा और संसद में आज एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है और संसद में मनरेगा का नाम बदलने से जुड़ा ये बिल पेश किया जाएगा। कुछ दिन पहले ये यहाँ पर एक बड़ी स्कीम को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। एमजी नरेगा का नाम बदला गया और एक साल के अंदर 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन जो है वो मजदूरों को काम मिलेगा। ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया और विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है और अब सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी करने का फैसला लिया है। और सरकार के इस फैसले पर जिस तरीके से हम हमेशा से देखते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, वो हमेशा से हमलावर रही हैं और इस एक फैसले को लेकर भी आज ये आसार जताए जा रहे हैं कि संसद भवन के अंदर, दोनों संसदों के अंदर, चाहे राज्यसभा है, लोकसभा है, दोनों सदनों के अंदर लगातार इसको लेकर हंगामा देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बिल को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष की सामने आएगी, क्योंकि एक बिल का सिर्फ एक स्कीम का सिर्फ नाम चेंज किया गया है, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी का नाम इसके साथ जुड़ा है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामे काटे जा रहे हैं। नवीन दुबे जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी नवीन जी, आप कैसे देखते हैं इसको? कुछ दिन पहले भी एक बड़ा फैसला लिया गया, एमजी नरेगा का नाम बदला गया, 100 से बढ़ाकर 125 दिन की अवधि की गई, जो मजदूर जो है 1 साल में काम कर सकते हैं। अब आज इसको लेकर बिल पेश होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? और आज ये भी आसार है कि हंगामा काटा जा सकता है विपक्ष की तरफ से। नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर आपने 125 दिन मजदूरी को सुनिश्चित किया, ये बहुत अच्छी बात है। पहले भी था, ऐसा नहीं है, बीच में 100 दिन हुआ, फिर अब आपने 125 दिन कर दिया। लेकिन नाम बदलने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा। महात्मा गांधी जिनकी मूर्तियां विश्व के कम से कम 80 से अधिक देशों में लगी हैं, आप महात्मा गांधी को माइनस करना चाहते हैं, अपने ही देश के महापुरुष को माइनस करके आप कोई भी योजना का नाम लाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदलने के अलावा देश में किया क्या है? आपने योजनाओं के नाम बदले, लेकिन उससे क्या जनता को लाभ मिला? आज की तारीख में डॉलर 90 रुपए 80 पैसे के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे आप सदन में, उस पर बात नहीं करेंगे। भारत की इकोनॉमी कहाँ जा रही है विश्व के सामने, मुद्रा की वैल्यू कहाँ जा रही है, मनी इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, मुद्रा स्फीति कितनी बढ़ रही है, आप कोई बोलना नहीं चाहते, चर्चा ही नहीं करनी है। चर्चा उन उल्टे सीधे मुद्दों पर कर रहे हैं जिनका जनता से कोई सीधा सरोकार नहीं है। और आप एक चीज देखिए, आप इसको 125 दिन कर देंगे, उससे क्या इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फिर आप जब फसल कटने जाती है किसानों को, वहां पर क्या की जो मजदूर होते हैं उनको क्या रेट से भुगतान होता है, उसका रेट तय करेगी सरकार। केवल तमाशे करने के अलावा कोई दूसरा काम इनके पास नहीं है। मैं समझता हूं सरकार को ठोस नीतियों पर काम करने चाहिए, आधारभूत संरचना पर काम करने चाहिए। सरकार का दुर्भाग्य है भारत का कि 11 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है और वो केवल और केवल चुनावी रणनीति के तहत योजनाएं बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो बिल लेकर आते हैं। ठीक है, आधारभूत संरचना पर कोई काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, आर्थिक नीतियों पर कोई काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है नवीन जी, केवल चुनाव जीतना है। इसका दूसरा पहलू ये भी है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस नाम के पीछे, बदलने के पीछे की मंशा सरकार की क्या है?
क्यों महात्मा गांधी के नाम को लेकर लगातार सरकार का विरोध विपक्ष की तरफ से किया जाता है, और दूसरी बात, जो नाम रखा गया है क्या वो गलत है, जिसमें विकसित भारत जी राम जी रखा गया है इस बिल के जरिए, तो क्या उसे गलत माना जाएगा? शीतल जी, 2-3 चीजें देखिए। ऐसा है कि आप नाम बदलने से हासिल क्या हो जाएगा? विकसित भारत, आज की तारीख में हम 75 वर्ष की आजादी के बाद भी डेवलपिंग कंट्री हैं। विकसित भारत का तो नाम आप 47 का विजन लेके भले ही चलते रहिए, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आज हम खड़े कहां पर हैं? जिस स्थिति में आज से 15-20 साल पहले थे, हम तो आज उस स्थिति को भी डिजर्व नहीं कर रहे हैं, वहां भी नहीं खड़े हैं आर्थिक स्तर पर अगर देखा जाए तो। और आप नाम बदल के देखिए, महात्मा गांधी का नाम, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत विशाल का बहुत बड़ा नाम है। आप उनके नाम को हटाकर किसी भी नाम को जोड़ देंगे, किसी भी तरीके से उसको विकसित भारत या उसका सपना दिखाते रहे जनता, उस सपनों से देश चलने वाला नहीं है। देश को यथार्थ पर उतरने की जरूरत है, हकीकत को आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और जब तक आप हकीकत सरकारें जब बदलती हैं, सामना नहीं करेंगे, सरकारें जब बदलती हैं तो नाम भी बदलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कई योजनाओं के नाम कांग्रेस की सरकार में बदले गए हैं। अटल क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा क्लिनिक कर दिया गया था, आपको शायद ज्ञात होगा। शीतल जी, बिल्कुल सहमत हूँ। ये प्रणाली जो चल रही है नाम बदलने की, 100% गलत है। ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने किया तो गलत किया है, और भाजपा कर रही है वो भी गलत करे। आप नाम बदलने की प्रणाली मत लाइए, आप योजना में सुधार कीजिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए। आज एआई का जमाना है, यदि की चीज ट्रेस कर सकता है। क्या हो रहा है बिहार में? आपने 10,000 बांटे, लेकिन सर नवीन जी, योजना के अंदर तो अपलिफ्ट की गई है ना चीजें। 100 दिन का रोजगार को 125 कर दिया गया है जी। नहीं, 100 से 125 दिन आपने कर दिया। हाँ, अब आपने 125 दिन कर दिए, बाकी दिनों में वो वर्कर कहाँ जाएगा? उसको कौन रोजगार देगा? उनके लिए क्या आपने स्किल ट्रीटमेंट किया? आपके जितने भी स्किल इंडिया के सेंटर खोले उनमें तो ताले पड़े रहते हैं, वो सारे कागजों में चल रहे हैं। ओके सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कीमती समय दिया और ये तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों के सामने रखी। हालांकि नाम बदलने से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता भी है। नाम में भी बहुत कुछ रखा होता है। नाम बदला है, लेकिन नाम के अंदर जो इसकी प्रक्रिया है, इसका जो पूरा प्रोसीजर है, उसको भी बदले जाने की बात इस बिल के जरिए की गई है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, बात मथुरा एक्सप्रेसवे पर हादसे की करेंगे, जहां पर मृतकों की संख्या बढ़ गई है। हादसे में मृतकों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई है और आग में जलकर 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। 60 से ज्यादा घायल हुए और बस से कूदकर जान बचाई है। हादसा इतना खतरनाक और इतना भीषण था, कोहरे की चपेट में आने से 7 बसें आपस में टकराई, 3 छोटी गाड़ियां भी इसमें सम्मिलित हैं और करीब करीब 10 गाड़ियां आप मानकर चलिए कि इस हादसे में इन्वॉल्व हैं और 60 के आसपास लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। 4 से 6 अब मृतकों की संख्या हो गई है। 4 की ऑन स्पॉट डेथ हुई है, 2 की बाद में हुई, लेकिन हादसा शिफन बहुत भीषण तस्वीरें दर्शकों के सामने हैं। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें कि ये यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जहां पर माइलस्टोन नंबर 127 के पास का ये पूरा हादसा है और एम्बुलेंस सहित जिले के आला अधिकारी वहां पर मौके पर इंस्टेंटली पहुंचे, पुलिस भी मौके पर पहुंचे और जो आई विटनेसेस वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बहुत ही भीषण सड़क हादसा और भीषण भिड़ंत ये देखने को मिली, जिसके अंदर कि 5 बसें और 2 छोटे वाहन जो है उनकी भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से पहले 4 और अब ये संख्या बढ़कर, ये जो डेथ टोल है बढ़कर 6 हो चुका है। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एक्स ग्रेशिया का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से किया गया। वहीं जो लोग घायल हैं उन्हें जो है 50-50 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं एक के बाद एक आपस में ये गाड़ियां टकराई, जिसके बाद कि ये आग के गोले में तब्दील हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ लोग जो है समय रहते कूद नहीं पाए, अपनी जान नहीं बचा पाए और इसकी वजह से 6 लोगों की अभी फिलहाल मौत हो गई है। तो अभी आप फिलहाल देखिए किस तरीके से पूरी गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं और कुछ लोग जिंदा भी जल गए हैं। 2 लोग जो हैं बाद में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन अभी भी फिलहाल 60 से अधिक जो लोग हैं वो घायल हैं। जिंदगी मौत के बीच में लड़ाई अभी फिलहाल अलग अलग अस्पतालों में लड़ रहे हैं और सीएम ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की। बिल्कुल, तस्वीरें बहुत विचलित कर रही हैं। बहुत भयानक ये टक्कर हुई है क्योंकि आपस में 7 बसें, 3 छोटी गाड़ियां टकराई हैं और रात के समय में जब अंधेरा भी होता है और कोहरा भी होगा तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है। उमेश मिश्रा है हमारे साथ जानकारी के लिए। उमेश, मृतकों की संख्या बढ़ गई, 4 से 6 हो गई, हादसा बहुत भयानक है। सरकार ने इसे कैसे संज्ञान में लिया है
और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे जिससे एक सकारात्मक मैसेज या सकारात्मक आउटकम निकाला जाए ताकि आने वाले समय में ऐसा हादसे ना हो? देखिए शीतल, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं आज जिस तरह से 4 साढ़े 4 बजे सुबह की ये बात है, जब आपस में 5 बसें विजिबिलिटी कम होने के चलते कहीं ना कहीं आपस में टकराई। उसके बाद आग लग गई और आग लगने के कारण 4 लोग की मौके पर ही मौत हो गई थी। और अभी जो मृतकों की संख्या उसमें अब बढ़ गई है। अब मृतकों की संख्या 6 हो गई, यानी 2 लोगों को एडमिट कराने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं न कहीं राहत और बचाव कार्य को तेजी लाने की बात कही है, और जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। साथ ही साथ जो लोग घायल हैं उनको 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की बात सरकार योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। लगातार कहीं न कहीं प्रशासनिक अमला वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन कुछ अगर यात्रियों की बात पे गौर करें तो शीतल, कहीं न कहीं लोगों का आरोप भी है कि समय रहते जो दमकल की जो गाड़ियां हैं और जो प्रशासन है वो अगर आ जाता तो कुछ लोगों की और भी मौत होने से उसको बचाया जा सकता था, रोका जा सकता था। इस तरह के हालांकि वहां पे जो बस में सवार जो यात्री हैं उनका ये कहना है किसी तरह लोग बसों से अपने आप को सुरक्षित स्थान पर खुद चलकर पहुंचे हैं। और जब लगातार कहीं न कहीं जब आग लगी उसके बाद जब लोग जिंदा जल रहे थे तो वहां की बहुत ही भयावह स्थिति थी। हालांकि मौके पर पूरी स्थिति को प्रशासन ने अपनी जद में ले रखा है। इस समय लगातार कहीं न कहीं वहां पर जो बचाव और राहत कार्य है, जो प्रशासनिक अमला वो मौजूद है। और पूरे घटनाक्रम को अगर बात की जाए तो इसके हादसे के पीछे का जो कारण निकल कर आया है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि घना कोहरा होने के चलते ये मथुरा एक्सप्रेस वे पर इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, ये पूर्व में भी घटनाएं हो चुकी हैं इस तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन भी और यातायात विभाग के जो लोग हैं वो भी इसमें उदासीनता बरते हैं। जहां पर विजिबिलिटी कम है वहां पर लाइटों को एक्सप्रेसवे पे कहीं ना कहीं उसको लगाना चाहिए और संचालित होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री बसों में सवार थे उनका ये भी कहना है कि बस की जो गति है वो बहुत तेज नहीं थी, बहुत धीमी गति थी। लेकिन उमेश, अब देखिए जिस तरीके से आपने तमाम ये बातें गिनवाई, जिस तरीके से लोगों की तरफ से आरोप भी लग रहे हैं और बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें पूरा करने की ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों का हालचाल जानना चाहूँगी जो 60 लोग अभी फ़िलहाल ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है, जो लोग घायल हैं। अब देखिए क्योंकि जिंदा जलने वाले जो लोगों की संख्या थी वो 4 थी, अब ये बढ़कर 6 हो गई है, तो क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? देखिए बिल्कुल लगातार कहीं न कहीं जो मृतकों की संख्या उसमें जब मौके पे 4 लोगों की मौत हुई थी, अभी कुछ देर पहले ही इसकी पुष्टि हुई है कि 2 लोगों की और मृत्यु हो गई, यानी मृतकों की जो संख्या है वो अब 6 हो गई है। और आने वाले समय में लगातार जिस तरह से इलाज हो रहा है तमाम जो गंभीर रूप से घायल हैं, और आने वाले समय में ये भी कहा जा सकता है कि जो मृतकों की संख्या उसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को वहां पर विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो भी घायल हैं उनका समुचित इलाज किया जाए, उनको कोई कोताही ना बरती जाए। और जो लोग जा सकते हैं उनको प्रशासन अपने तमाम संसाधनों से उनको गंतव्य तक पहुंचाया जाए, उनके घरों तक पहुंचाया जाए। तो इस तरह की अब जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। और कहीं कहीं पूरे हादसे को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है और परिवारजनों को आर्थिक मदद भी की है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उमेश मिश्रा यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे। इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहाँ से एक और बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर है जहाँ पर पंजाब में अमृतसर समेत 3 शहर अब पवित्र शहर माने जाएंगे। श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो शहर जो है वो पवित्र शहर घोषित कर दिए गए हैं, जहां पर पंजाब सरकार ने राज्य के पवित्र शहर घोषित किए हैं। पहले सबसे पहले जो है वो अमृतसर को पवित्र शहर माना जाता था, वहां पर गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, लेकिन अब 3 ऐसे शहरों की घोषणा पंजाब सरकार की तरफ से कर दी गई है जो कि पवित्र शहरों में से माने जाएंगे। और इसको लेकर एक ऑफिशियल ऑर्डर भी सामने आया है जिसकी कॉपी आप अभी फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स जो इसमें लिखे गए हैं, ये तीनों शहरों के नाम हैं जो कि अब सबसे पवित्र शहरों में से एक माने जाएंगे।
बिल्कुल, देखिए गवर्नर की तरफ से अंतिम प्रस्ताव पर मोहर लग गई है और उसके बाद ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, सार्वजनिक की गई है और अब 3 शहरों को जो है वो बदला गया है, पवित्र शहर के रूप में उन्हें गिना जाएगा। नवदीप छाबड़ा जी ब्यूरो चीफ के तौर पर हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं। नवदीप, बताइएगा ज़रा, 3 शहरों को जो बदला गया है, पवित्र शहर में उन्हें गिना जाएगा, क्या विशेषताएं हैं और क्या खूबियाँ हैं? शीतल, बिल्कुल आपने देखा होगा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी गुरुपर्व को लेकर जब समागम किए गए थे और पंजाब की विधानसभा का विशेष सत्र जब आनंदपुर शहर में आयोजित किया गया था, तो उस एक दिन के विशेष सत्र के दौरान ये फैसला किया गया था कि अमृतसर की वाइल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहब और तलवंडी साबो, इन तीनों शहरों को होली सिटी का यानी कि पावन शहरों का दर्जा जो था वो दिया गया था। बकायदा ये प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पारित किया गया था। उसके बाद ये क्योंकि प्रस्ताव जो था वो गवर्नर हाउस पहुंचा और अब गवर्नर पंजाब के जो गुलाब चंद कटारिया हैं, उन्होंने पंजाब सरकार के इस विधेयक को आज मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के बाद अब इन 3 शहरों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बड़े बदलाव यही है कि इन शहरों के अंदर अब ना तो शराब की दुकानें रहेंगी, ना ही तंबाकू बिकेगा, ना ही किसी तरीके का मीट मांस जो है वो यहाँ पर काटा जाएगा या बेचा जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से ये पावन शहर गिने जाएंगे पंजाब के। ड्राई सिटी होगा, दारू शराब की बिक्री नहीं होगी, मांस मछली किसी भी तरीके से नशीले पदार्थ यहाँ पर नहीं बेचे जा सकेंगे। साथ ही साथ सरकार इन शहरों की साफ सफाई, एक तरीके से जो ट्रैफिक कंट्रोल है, कानून व्यवस्था है, आने जाने के जो मार्ग हैं, उनको अब अलग से वो प्रारूप दिया जाएगा ताकि ये शहर पूरी तरीके से जो होली सिटी जैसे होता है उस तरीके का दर्जा उनको मिल सके। इन शहरों के बारे में ऑनलाइन चीजें सामग्री जो है वो प्रकाशित की जाएगी। इन शहरों के अंदर जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाना चाहेंगे उनके लिए विशेष गाड़ियां चलाने का प्रावधान होगा अलग अलग शहरों से। ट्रैफिक को लेकर या फिर हम कह सकते हैं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत की जाएगी। तो कुल मिला के आज सरकार के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दी है, लेकिन अब देखना होगा कि अब इन तमाम जो प्रबंधों को करना है वो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि कब तक वो दुकानें इन शहरों से हटाई जाती है, कब क्योंकि एक चीज और भी शीतल, ये जो तीनों शहर है पंजाब के अंदर, क्योंकि सिखों के 5 जो है वो तख्त माने जाते हैं, जिसमें 3 जो तख्त है वो पंजाब के अंदर है 5 में से। और तीनों तख्त सबसे पहले श्री अकाल तख्त साहब वो अमृतसर में है, तख्त श्री केसगढ़ साहब वो श्री अनंतपुर साहब में है और तख्त श्री दमदमा साहब वो तलवंडी साबो में है। तो ये तीनों तख्त जो है सिखों के अब ये पावन शहर जो है उसकी श्रेणी में आ गए हैं और अब आगे की व्यवस्था जो है वो पंजाब सरकार इसमें करेगी। बिल्कुल, लेकिन नवदीप, सबसे बड़ी बात होती है, जाहिर ये पवित्र शहरों में गिना जाएगा, एक पवित्रता के तौर पर जाना जाएगा, श्रद्धालु तीर्थयात्री बढ़ेंगे, उस दायरे में इसको रखा जाएगा, लेकिन साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, उसको किस दृष्टि से सरकार आगे बढ़ाएगी और कितना फायदा वहां के स्थानीय लोगों को होगा? देखिए, कारण साफ है कि जितने पर्यटक हम नहीं कहेंगे, जितने भी श्रद्धालु इन शहरों के अंदर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जो है वहां पर जिनकी दुकानें हैं, जिनके ऑलरेडी कारोबार है, वो काफी ज्यादा बढ़ेंगे। शहर की साफ सफाई वो बहुत अच्छे लेवल पर होगी, यहाँ पर ज्यादा सफाई कर्मचारी रखे जाएंगे और जितने यहाँ के बाजार है उनको एक तरीके का हेरिटेज लुक है वो देने का सरकार प्रयास करेगी। श्री अनंतपुर साहब में तो पहले ही सरकार ने कई करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा कर दी और वहां पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी जो है वो भी पंजाब सरकार ने वहां पर पीछे कर दिया था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब इन तीनों शहरों की जो कह सकते हैं कि इनका पूरा स्वरूप है, जो सिटी ब्यूटीफुल के तौर पर, साफ सफाई के तौर पर, पवित्रता के तौर पर, ट्रैफिक के तौर पर और खास तौर पर जो वहां पर इमारतें पुरानी हैं उनकी साज सजावट किस तरीके से की जाएगी। तो कुल मिलाकर इन शहरों की पूरा नजरिया बदलने का सरकार जो है वो पूरा प्रयास करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। नवदीप जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस वक्त बने हुए थे। तो फिलहाल बढ़ते हैं हरियाणा के हिसार की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हांसी दौरा रहेगा।
विकास रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। कई विकास कार्यों का मुख्यमंत्री शुभारंभ भी करेंगे और 2 नए बने 33 केवी सब स्टेशन का भी उद्घाटन आज मुख्यमंत्री की तरफ से होगा। हांसी को नया जिला बनने का भी सौगात मिल सकती है, इस पर सबकी नजरें। क्या हांसी को नया जिला बनाया जाएगा, उसका आज ऐलान किया जाएगा या नहीं, इस पर नजरें हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास या उद्घाटन आज सीएम की तरफ से होने वाला है। विकास कार्यों को आज हांसी के लोगों के समक्ष पेश किया जाएगा, उनको समर्पित किया जाएगा और इसी तरह से हरियाणा को आगे ले जाने को लेकर जो तत्परता सीएम की तरफ से दिखाई जा रही है, उसको कामयाब बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास और बहुत बड़ा कदम ये माना जा सकता है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर हम आपको अपडेट करते हैं किस तरीके से हरियाणा के अंदर अलग अलग जगहों पर विकास मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए हर एक क्षेत्र में बड़े काम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब हांसी पहुंचेंगे तो वहां पर एक कार्यक्रम के अंदर वो शामिल होंगे। विकास रैली रहने वाली है जिसमें कि उम्मीद है कि कई बड़े परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। इस बीच आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों के, हमारे ऐसे वीरों के, वीर माताएं, हमारे उनके परिजन, वीर नारियां, उनके सभी परिजन और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे एनसीसी के कैडेट्स, मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का, सभी महानुभावों का आज के इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सभी को आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है, जिसमें इतने हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने। इस गौरव दिवस, इस विजय दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से आप सभी को बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस अवसर पर मैं उन सभी वीर बलिदानियों को प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के द्वारा 1971 के युद्ध में न केवल भारत की एकता और अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रण कौशल से दुश्मन को पराजित कर भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम किया। भाइयों बहनों, आज का ये दिन भारतीय सेना के ऐतिहासिक अप्रतिम शौर्य, अतुलनीय त्याग, अटूट राष्ट्रनिष्ठा की उस गौरव गाथा को स्मरण करने का, उस गौरव गाथा को याद करने का दिन है, जो हमारे इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों से अंकित है। वर्ष 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ा गया ये युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है, जो प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें गौरव की भी अनुभूति हमेशा प्रदान करता है, हमारे अंदर एक स्वाभिमान भी जगाने का काम करता है। इस युद्ध में भारत की सेनाओं ने संपूर्ण विश्व को यह दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय स्थापित करते हुए, रणनीतिक कौशल और पराक्रम का परिचय देते हुए मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान को पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, यानी कि घुटने के बल उनको आने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में
16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना विश्व इतिहास की सबसे अभूतपूर्व घटना के रूप में दर्ज है, जिसने भारत की सामरिक शक्ति और सैन्य नेतृत्व को वैश्विक मंच पर, दुनिया के मंच पर प्रतिष्ठापित करने का काम किया। भाइयों बहनों, इस युद्ध में लगभग 4,039 भारतीय सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के भी 248 बहादुर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उस युद्ध में हमारे प्रदेश के 74 सैनिकों को अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए विभिन्न वीरता पदकों से सम्मानित किया गया, जिनमें से 17 अमर बलिदानियों को ये सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि उन्होंने जब बच्चों से पूछा कि सेना में कितने लोग जाना चाहते हैं, 80% से ज्यादा युवाओं ने सेना में जाने की इच्छा प्रकट की। ये अपने आप में हमारे उन सैनिकों की जो वीर गाथाएं हैं, उनके जीवन का जो जीवन चरित्र है, उनका स्मरण है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। सच में ये उन्हीं की प्रेरणा है जो आज भी देवभूमि के पूरी सेना को, जितने सैनिक आज देश की सेवा में समर्पित हुए हैं, उनमें से 17-18% सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से आज भी देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये गाथाएं निश्चित रूप से हमारे देश को भी, हमारे समाज को भी लगातार प्रेरित करने का काम करेंगी। भाइयों बहनों, वीर भूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर होता है। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं और आज मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आज हमारे सैनिकों का, हमारे जवानों का। तो आप सीएम धामी को सुन रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। गोवा अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर। लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से भारत के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस कस्टडी में लेगी और 25 लोगों की मौत के बाद ये भागे थे, उसके बाद उन्हें वापस लाया जाएगा। गोवा के नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैंकॉक से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। दोनों भाई आज दोपहर तक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जहां गोवा पुलिस की एक टीम उनका इंतजार कर रही है। दोनों को दिल्ली एयरपोर्ट से ही गोवा पुलिस हिरासत में ले लेगी, फिर उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। गोवा के ब्रिज नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई भारत छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।